नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विवाद समारोहों में गैस सिलेंडर के लिए अब देना होगा शपथ पत्र, देहरादून प्रशासन का नया नियम। बीकेटीसी के सीईओ ने बद्रीनाथ धाम के लिए यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा, 23 अप्रैल को खुलेंगे कपाट। चीला विद्युत गृह में लापरवाही पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम के एमडी सख्त, अनुपस्थित अधिकारियों का कटेगा वेतन। उत्तराखंड में जौली ग्रांट से बद्री केदार धाम के लिए 26 अप्रैल से शुरू हो सकती है हेली सेवा। चमोली में चारधाम यात्रा मार्ग पर भूधसाव से परेशानी, कमेडा और जटवा पीपल में भूधसाव से यात्रियों को जल्द मिलेगी राहत। चारधाम यात्रा से पहले देहरादून में मुख्य मार्गों से हटेंगे रिक्शा, आरटीओ ने तैयार किया खास प्लान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां पीआरडी स्वयं सेवकों का धरना आखिरकार समाप्त हो गया है। सचिवालय में आयोजित बैठक में मंत्री रेखा आर्या के साथ हुई वार्ता के बाद स्वयंसेवक धरना खत्म करने पर सहमति जताई गई। बैठक में 365 दिन रोजगार, होमगार्ड के समान मानदेय और डीए समेत कई अन्य मांगों पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। युवा कल्याण और खेल विभाग दोनों की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज समीक्षा बैठक करी। यदि मैं बात करती हूँ युवा कल्याण की, तो हमारे कुछ पीआरडी जवान जो है कल मेरे से मिलने आए थे। उन्होंने अपने धरना प्रदर्शन जो वो कर रहे हैं उसको लेकर उन्होंने विषय रखा। उसी विषय को लेकर मैंने आज बैठक भी आमंत्रित करी थी, जिसमें उनके मुख्य बिंदु थे कि हमें जो है होमगार्ड के तर्ज पर हमारे को भी जो है वह उनका वेतनमान भी और उनका जो है उनका डीए भी होमगार्ड के तर्ज पर जो है उनको दिया जाए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बंगाल दौरे पर हैं, जहां चल रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए बड़ी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। सीएम समर्थकों का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी बंगाल की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों को चुनावी सफलता दिलाने में ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि की विशिष्ट पहचान बनाई है, जिसकी प्रशंसा विभिन्न राज्यों के लोग करते हैं। बात है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड को एक नई पहचान के साथ साथ ऐतिहासिक निर्णय लेने का भी काम किया है। तो जाहिर सी बात है कि अन्य प्रदेश जहां जहां पर भी चुनाव होता है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की मांग होती है और वो वहां जनसभाओं को संबोधित भी करते हैं, वहां के लोगों से अपील भी करते हैं। और लगातार आपने देखा होगा कि जहां जहां पर भी चुनाव हुए हैं और मुख्यमंत्री जी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी गए हैं, वहां पर जीत भी सुनिश्चित करके आए हैं और सरकार भी बनी है, हमारे एमपी भी जीते हैं। तो लगभग माननीय पुष्कर सिंह धामी जी शुभ साबित होते हैं और उत्तराखंड के लिए भी ये बहुत गौरव की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय लेवल की जो सूची है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें उनका जो है नाम आगे आगे चल रहा है। हरिद्वार से है, जहां रानीपुर कोतवाली पुलिस ने नशे की लत में डूबे 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। आरोपी नशे की लत सहित अन्य शौक पूरे करने के लिए अलग अलग इलाकों से बाइक चोरी कर उन्हें बेहद कम दामों में बेच दिया करते थे। पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में सक्रिय चोर गिरोह पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। 4 लड़के अरेस्ट हुए हैं। ये विपिन है, नितिन है और एक गौरव पुत्र मांगेराम है और गौरव पुत्र सुरेश है। तो ये 20-22 साल के लड़के हैं, चारों अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, लक्सर, मंगलौर और उत्तर प्रदेश से भी हैं। तो इसमें इनकी कस्टडी से 10 मोटरसाइकिलें मिली हैं जो कि इन्होंने चोरी करी थी और यहाँ पे एक छुपा के रखी थी, जो इनके द्वारा फिर बाद में जैसे शुरू में जब पकड़ा गया फिर पूछताछ में इन्होंने जगह बताई, वहाँ से रिकवर हुई है।
और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर नैनीताल से है, जहां रामनगर के पिरूमदारा क्षेत्र में NH 309 पर तेज रफ्तार 2 बाइकों में हुई जोरदार टक्कर में 3 युवक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक ने दूसरी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गए। घायलों को तुरंत इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर एक RT केस था, 108 लेके आई थी। एक का नाम सरताज था, एक का नाम राजेश था, एक का नाम रोहित था। राजेश के तो पैर में फ्रैक्चर है, तो उसको हमने हायर सेंटर रेफ़र किया है। और जो सिर में भी चोट है, तो एक सिटी हेड के लिए भी लिखा है और सुशीला तिवारी रेफ़र किया है। बाकी जो 2 लोग हैं, एक का नाम सरताज है और एक का नाम रोहित है, उन दोनों को भी चोटें आई है। एक्सरे लिखा है, लेकिन हायर सेंटर रेफ़र नहीं किया है। वो एक्सरे करा के एक बार सुबह सर्जिकल OPD में दिखा लेंगे अपने आपको ना। हल्द्वानी के बागजाला गांव में विकास कार्यों पर वन विभाग द्वारा लगाए जा रहे अवरोधों के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग DFO तराई पूर्वी कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि बागजाला गांव, जो आजादी से पहले बसा हुआ है, वहां विकास कार्यों पर अनावश्यक रोक लगाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, नहरों और जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं ठप्प पड़ी हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। से हमारा मामला यह है कि हमारे गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। हमारे जितने भी हमको जहां से भी एड मिली थी, पैसा मिला था, उन विभागों का पैसा सब रुक गया है, जिसको हम चाह रहे हैं कि वो बाहर निकले। और फॉरेस्ट्री विभाग से हमारा निवेदन है कि DFO साहब अपने कर्मचारियों को ये आदेश दें कि सड़क का कार्य शुरू किया जाए। जो पैसा हमारा आया है, जिसमें पैसा खर्च होना था, वो नहीं हो पा रहा है। सर, हम गांव बागजाला से आए हैं, जो गोलापार में है, और विगत 1.5 वर्ष से हम लोग इसी धरने पर अपना मांगों को लेकर बैठे हुए थे। तो कई दिनों से हम लोगों से कहा गया था कि आपका ये जो भी मांगे हैं वो हम आपकी कर देंगे, और जो भी है जुमलेबाजी दी गई थी। तो उसी के तहत आज हम अपना यही अधिकार लेने के लिए आए हैं, कि कहने के लिए आए हैं कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। गांव के लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और अपनी बुनियादी सुविधाएं, जो नागरिक सुविधाएं हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, स्कूल है, अस्पताल है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जबकि सरकार द्वारा बजट दिया गया है सड़क का 13,31,000, मरम्मत का बजट है, हम कह रहे हैं कि वन विभाग क्यों रोक लगा रहा है? जल जीवन मिशन की योजना आई हुई है, उस पर रोक लगाई जा रही है। क्या आप चाहते हैं कि इस गर्मी के मौसम में लोग पानी भी न पिएं? और आगे बढ़ते खबरों में, जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के निर्देशों के क्रम में हल्द्वानी नगर क्षेत्र में संचालित बुक सेलर्स की जांच हेतु प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया। इस दौरान 3 अलग-अलग टीमों का गठन किया गया, जिनमें नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार हल्द्वानी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग और राज्य कर विभाग के अधिकारी शामिल रहे। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ विद्यालयों में NCERT से बाहर की महंगी पुस्तकें संचालित की जा रही हैं। इन पुस्तकों के औचित्य और कीमतों की जांच के लिए शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है। देखिए, पूर्व में जनवरी माह में एक डिटेल SOP निजी विद्यालयों के लिए निर्गत की गई थी, और उसके बाद एक वर्कशॉप भी इनके साथ आयोजित की गई थी, और उसमें भी SOP की पालन के लिए सभी को कहा गया था। उसके पालन की स्थिति जानने के लिए DM साहब के निर्देश के क्रम में 3 टीमें बनाकर नगर क्षेत्र और उसके आसपास जितने भी बुक सेलर्स हैं उनकी जांच की गई। और उसमें हम लोगों ने ये देखा कि कई जो विद्यालय हैं उनमें प्री नर्सरी, प्ले ग्रुप, LKG, UKG की क्लासेस संचालित हो रही हैं, और उसमें पुस्तकें भी लगाई गई हैं। उनकी मान्यता की जांच के लिए शिक्षा विभाग को कहा गया है। साथ ही जो NCERT की बुक्स हैं उनके सैंपल्स लिए गए हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। धर्मनगरी हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बैरियर नंबर 6 स्थित एक इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और शोरूम से निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।
उधम सिंह नगर जिले के खटीमा ब्लॉक से एक खबर सामने आई, जहां अपनी लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मानदेय में बढ़ोतरी और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने जैसी मांगों को लेकर कार्यकर्तियों ने ब्लॉक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। उनका साफ कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। मानदेय बढ़ाया जाए। हमारा मानदेय एक मजदूर के बराबर भी नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा केवल एक ही मांग है, हमारा मानदेय बढ़ाया जाए जिससे हम अपनी आजीविका चला सके। हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करेंगे। बहुत असर पड़ेगा। हम लोग जो है, अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम भी नहीं सुनेंगे। हम भी अपना जो है, जो हमारा है, हम अपने हिसाब से हम भी करेंगे। सर, हमें सरकार ने बहुत मजबूर कर दी है, क्योंकि हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि 9,000 में कोई अपनी गृहस्थी नहीं चला सकता। इसलिए हमें मजबूर होकर आज सड़कों में उतरना पड़ा, क्योंकि हमें ये दुख की बात है हमारे लिए। हमारे उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे खुद खटीमा क्षेत्र के हैं और हम भी खटीमा ब्लॉक से हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी होते हुए हमारे लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम अपने मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं हमारी ओर थोड़ी सी नजर रखें, क्योंकि हमारे मानदेय ना करके हमें वेतनभोगी बनाया। और अब खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में गैस वितरण व्यवस्था को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। उपभोक्ताओं की बढ़ती नाराजगी के बीच यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने गैस एजेंसी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ताओं के साथ एजेंसी परिसर पहुंचकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना किया। गैस जो यहाँ का इंडियन गैस का ऑफिस विभाग है, इनके द्वारा गैस का वितरण नहीं किया जा रहा था, तो हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर गैस की गाड़ी खड़ी होने के बावजूद भी गैस का वितरण नहीं किया जा रहा है। तो हमने वहाँ जाकर धरना दिया और जो मैनेजर थे उनको चेतावनी दी गई कि जल्द से जल्द ये जो गैस की गाड़ी खड़ी है इसका वितरण किया जाए। उनका कहना है कि लोग बाग यहाँ पर आ जा रहे हैं और हमसे गैस का वितरण नहीं किया जा रहा है। हमारा उनसे कहना है कि जब आप गैस को बांटेंगे नहीं, गली मोहल्ले में रोस्टर के हिसाब से गैस जाएगी नहीं, तो उपभोक्ता कहाँ जाएगा। यहाँ ये समस्या है कि हम 10 दिन से इधर आ रहे हैं, यहाँ कोई सीधे मुंह बात करने को तैयार ही नहीं है, कोई बताने को कुछ भी तैयार नहीं है। यहाँ पे लोगों को आते भी हैं तो कहते हैं जाओ बाद में आ जाना, आज की गाड़ी वहाँ है, आज की वो गाड़ी वहाँ है, लेकिन कोई भी सिलेंडर घर तक नहीं पहुँच रहा। यहाँ पूरी काला बाजारी चल रही है। 9-9 बजे लगे गेट खुला रहता है ऑफिस का, कोई एक सिलेंडर किसी को देने को तैयार नहीं। सारे ये ब्लैक में जा रहे हैं 2-2, 3-3 हज़ार में, रोज की रोज गाड़ी की गाड़ी वहीं जा रही है। ऑफिस में कार्यालय में आके बहुत भीड़ लगा रहे हैं, हमारे साथ हो गया, हमारे स्टाफ के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। इस वजह से जो है हमारे डिलीवरी मैन खुद जो है वो आज के डेट में जो है वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। डिलीवरी मैन से लेकर मेरा पूरा स्टाफ हो गया, हम खुद इतना प्रेशर में आ चुके हैं कि अब आप ये लगाइए कि कस्टमर जो है धमकियां तक दे रहे हैं हमें। अब हम ऐसे में कैसे काम कर पाएंगे मेन। और हमारा सभी उपभोक्ताओं से भी कहना है कि हम जो है पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि हम जो है प्रॉपर रूप से गाड़ी भेजेंगे साइड में, लेकिन उसमें जो है सभी को सहयोग करना पड़ेगा, तभी जो है ये काम जो है सुचारू रूप से हो पाएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। राज्य में होने जा रहे चुनावी साल में धामी सरकार एक्शन में है। पहले धामी सरकार ने कैबिनेट विस्तार किया, जिसमें 5 विधायकों को मंत्री पद से नवाजा गया। इसके बाद धामी सरकार ने दायित्वों की गठरी खोली, जिसमें पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को सौगात दी गई। उत्तराखंड में एक बार फिर सरकार के द्वारा नेताओं और कार्यकर्ताओं को दायित्व देने का सिलसिला तेज हो गया है। हाल के दिनों में शासन की ओर से जारी आदेशों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार विभिन्न आयोगों, बोर्डों और सलाहकार परिषदों में बड़ी संख्या में राजनीतिक नियुक्तियां कर रही है। इस बार करीब 15 से 20 नेताओं को अलग अलग संस्थाओं में उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आगे भी दायित्व बंटवारे को लेकर नई सूची निकल सकती है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार दायित्व भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं को ही मिलेंगे, नहीं तो सरकार कांग्रेस से गए लोगों को ही महत्व दे रही है। कल तक प्रश्न दायित्वधारी नहीं बन रहे हैं, कब बनेंगे? एक सूची नहीं, ये 4थी सूची आ गई है दायित्वधारियों की, और धीरे धीरे सब विचार चल रहा है और भी कार्यकर्ता निश्चित रूप से उसके योग्य हैं, उनको समय पर सरकार में दायित्व मिलेगा। मैं निश्चित रूप से अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी और अपने प्रदेश के महामंत्री संगठन और अपने सभी
सभी बंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इस सरकार में काम करने का अवसर दिया है। मैं पूरा प्रयास करूँगा, जो युवा कल्याण विभाग है वो एक दूर तक, पहाड़ के छोर तक उसका स्ट्रक्चर है, उसका पूरा स्तर है, उसको कैसे और प्रभावी बनाया जा सके और कैसे वो पूरे उत्तराखंड के अंदर किस तरह से उसमें अच्छे तरीके से काम हो सके। कि अगर वो पद पहले से हैं, इस प्रकार के पद पहले ही बांटे जाने चाहिए थे, इन्होंने क्यों नहीं बांटे, इनको पूछा जाना चाहिए। और जो बांटे जा रहे हैं उनमें अभी पता नहीं चला है कि मैंने उसको अभी देखा नहीं है कि किसको बांटे, क्या बांटे। मैं बहुत दिनों से पहाड़ के दौरे पे हूँ, लेकिन निश्चित रूप में मैं उम्मीद करता हूँ कि सही पद बटे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को उन पदों का लाभ मिल रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार मंत्रिमंडल में कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को वरीयता दी जा रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि कम से कम वहाँ तो भाजपा के साथ जो पदाधिकारी हैं उनके पहले के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय होना चाहिए। गौरतलब है कि लंबे समय से कई नेता दायित्व मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में कार्यभार संभालकर सरकार की योजनाओं को लागू करने में जुट जाएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नए नियुक्त पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार निभाते हैं और राज्य के विकास में किस तरह का योगदान देते हैं। वहीं विपक्षी दलों का मानना है कि चुनाव आने से पहले कम समय के लिए बांटे गए ये दायित्व सिर्फ भाजपा का चुनावी एजेंडा है, ताकि अपने लोग खुश हों और जनता के पैसे की बर्बादी न हो। अब दायित्व बंटवारे को लेकर आरोप प्रत्यारोप के तीर भी तेजी से चलने शुरू हो गए हैं। देखिए, अतिरिक्त भार तो मुझे लगता है कि नहीं पड़ता यदि ये समय पर बांट दिए जाते। आज इनको याद आया है, जब चुनाव नजदीक आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं ये इन पदों को, इन दायित्वों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कोई जनप्रतिनिधि चुनते हैं, चुनाव होता है, तो उस समय चुनाव इसीलिए होता है, जनप्रतिनिधि इसीलिए चुने जाते हैं ताकि उनको दायित्व बांटे जाएं और उनके द्वारा दायित्व बांटे जाएं, ताकि जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। तो इनसे सवाल तो ये बनता है कि पिछले 4 सालों से ये कर क्या रहे थे? जिन जगहों पे आज दायित्वधारी बिठाए गए हैं, यानी कि वो आज तक जो है वो खाली चल रहा था। अगर प्रदेश के विकास के लिए बांटे गए हैं, आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बांटे गए हैं, सरकार पर दबाव बनाने के, तो अच्छी बात है। और पद बांटे गए अपने में रहेंगे और जनता को कुछ लाभ नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं उसका। ये तो अपने आप को संतुष्ट करना हुआ, अपने आप की गरिमा, व्यक्तिगत लोगों की इमेज बढ़ाने के लिए बीजेपी कर रही है। अब बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है, तो उनको तो बढ़ चढ़ कर इससे जनता की समस्या समाधान करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। पद बांट रहे हैं, पद बांटने से आम जनता को क्या लाभ है? आप कुछ भी करें न करें, जब पार्टी आपके सत्ता में है, पद बांटे न बांटे, तो प्रत्येक वर्कर का अधिकार होता है, उसके पास सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसको काम करने की दिशा में कोई काम किस क्षेत्र में नहीं है ना। मुझे लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि कांग्रेस के नेतागण जिस तरीके से बयान देने का काम करते हैं, वो अपनी, जब उनकी सरकार थी, वो इतिहास देखने का काम नहीं करते। 2002 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, 370 से ऊपर यानी कि 400 के लगभग लाल बत्तियां बांटने का काम स्वर्गीय नंदत्त तिवारी जी ने किया। तो उस वक्त कांग्रेस के नेताओं के मुंह में शायद दही जमी थी, तब नहीं बोल पाए कुछ भी कि किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा। 2012 में एक बार फिर 3 दिन पहले जब 2017 में चुनाव विधानसभा की घोषणा होने वाली थी, उससे 1 हफ्ता पहले कांग्रेस के लोगों ने अपने लोगों को दायित्व देने का काम किया है। उत्तराखंड की राजनीति में दायित्वों का विषय नया नहीं है। राज्य गठन के बाद पहली निर्वाचित सरकार के दौरान भी इस तरह की नियुक्तियां काफी चर्चा में रही थी। उस समय नारायण दत्त तिवारी की नेतृत्व वाली सरकार पर यह आरोप लगा था कि बड़ी संख्या में राजनीतिक दायित्व बांटे गए। उस दौर में कहा गया कि तिवारी सरकार ने 200 से अधिक नेताओं को विभिन्न पदों पर दायित्व दिया था। हालांकि बाद में सालों में सरकारें बड़े पैमाने पर दायित्व बांटने से बचती रही है। इसके पीछे राजनीतिक आलोचना और वित्तीय भार जैसे कारण बताए जा रहे हैं। एक बार फिर उत्तराखंड में दायित्वों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। धामी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में कितने नेताओं को दायित्व दिए गए, ये राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक करीब 80 नेताओं को विभिन्न आयोगों, बोर्डों और परिषदों में जिम्मेदारियां दी जा चुकी है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में दायित्वों की सूची और लंबी हो सकती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।